हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली है और कांग्रेस पार्टी अभी हार को पचाने की है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार ये कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर धन और बल का इस्तेमाल किया गया और जिसके चलते बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में धोखाधड़ी से सरकार बनाने में कामयाब। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाते हुए यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को ही यहाँ पर हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार बता दिया। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कांग्रेस नहीं बल्कि पिता पुत्र की पार्टी बनकर के रह गई। नायब सिंह सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब एक बड़ा खुलासा हुआ है कि हरियाणा में कांग्रेस की हार कैसे हुई और इसको लेकर के हरियाणा चुनाव के प्रभारी दीपक बाबरिया ने अपनी चुप्पी तोड़ी। दीपक बाबरिया ने कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। हमारे हक में जिस तरीके से तमाम एग्जिट पोल के आंकड़े थे और जो माहौल दिखाई दे रहा था, उससे किसी को भी ये नहीं लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी इस बार हरियाणा में सरकार नहीं बना रही। 60 से अधिक सीटों की भारी मेजोरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी यह जीत दर्ज करने जा रही थी, लेकिन टिकट आवंटन के वक्त कुछ गलतियां हो गई और जिन गलतियों का जिम्मेदार मैं खुद हूँ, यानी कि दीपक बाबरिया इस हार की जिम्मेदारी लेते हुए नजर आए, लिहाजा वे हरियाणा के प्रभारी थे। ऐसे में तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि अब आगे आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीतियां रहेंगी। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी की करीब 1.5 महीने के बाद ये खुलासा हुआ है और प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा है कि भाई मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि टिकट वितरण जो हो रहा था उसमें ग्राउंड की परिस्थितियों को 10-15 ऐसी सीटें थी जहां पर हम नहीं भाग पाए और गलत टिकट वितरण हो गया। किस तरीके से इन बयान को देखा? देखिए, पहली बात तो बिल्कुल आपने शुरुआत में कहा कि जिस तरह चुनाव हारने के बाद की बातें के सामने आई कि क्या ये प्रजातंत्र की पार्टी है, क्योंकि पूरे माहौल को अगर देखें तो भूपेंद्र हुड्डा या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये दोनों ही बातें नजर आए और देखिए टिकट बंटवारे से लेकर हर जगह पर इनकी भूमिका पड़ी, लेकिन उन सबके बावजूद अगर कांग्रेस पार्टी हारी है तो देखिए जिम्मेदारी तो बनती है और सिर्फ दीपक बाबरिया नहीं बल्कि जितने भी कांग्रेसी लीडर्स हैं उन सबको जिम्मेदारी लेना चाहिए। क्योंकि आप देखें तो शुरुआत से जिस तरह से मन मुटाव यहाँ नजर आ रहा था, सुरजेवाला टीम अलग दिखाई पड़ रहा है, तो अलग नजर आती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग नजर आते हैं और उससे बड़ी बात ये थी कि जिस तरह से लोगों में नाराजगी थी बीजेपी को लेकर, आप जरा देखिए उस वक्त का कोई भी टीवी चैनल या कोई भी मीडिया हाउस ये बताने को राजी नहीं था कि यहाँ पर बीजेपी जो है वो सत्ता में आ सकती है। बीजेपी के वोट समर्थक भी बात मानने को राजी नहीं थे कि भाई बीजेपी सत्ता में आ सकती है। तो यहाँ कुल मिलाकर पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का जो कह सकते हैं दबदबा दिखाई पड़ रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर यहाँ कांग्रेस पार्टी आती है तो कहीं ना कहीं आपस का कह सकते हैं जो अंदरूनी कलह है उसके जिम्मेदार है और परिस्थिति को ना भापना कहने के जिम्मेदार, जो आपने कहा कि जो जमीनी हकीकत है उसको भाप कर जो फैसले लिए जाने चाहिए तो उसमें कहने कांग्रेस पार्टी चूकी है और ऐसे में 10-15 सीटें बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। यही 10-15 सीटें जो है उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर करवा दिया। अब जरा आप वोटों की कैलकुलेशन पर निगाह डालेंगे तो लगभग कांग्रेस पार्टी बीजेपी के साथ में खड़ी हुई है कि अगर 40% के आंसू बीजेपी को मिला है तो 40% के आंसू कांग्रेस पार्टी को भी मिला है। लेकिन जिस तरह 10-15 सीटों की बात कर रहे हैं कि 7-8 सीटें तो ऐसी रही जिसमें 2 या 3 या 4 हजार के आसपास के अंतर से कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी, तो ये रणनीतिक कह सकते हैं हार है। रणनीतिक तौर पर आप कहीं ना कहीं फेल हुए हैं और जाहिर बात है चाहे दीपक बाबरिया हो या पार्टी के और बाकी नेता हो, सबको एक साथ होकर फैसला करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हरियाणा जैसी जगह पर जहाँ लगभग जो पूरा माहौल है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बना हुआ है, वहां पर भी दिनेश जी अगर चुनाव हार जाते हैं तो आखिर ये जिम्मेदारी है किसकी? आखिर कौन जिम्मेदारी इसके लिए होना चाहिए? क्योंकि आप चुनाव ऐसे वक्त पे हारे जब बीजेपी खुद को हताश परेशान महसूस कर रही थी। आप जरा देखिए कि जिस तरह से नायब सिंह सैनी को अमित शाह ने कहा कि भाई आप ही मुख्यमंत्री बनिए, शायद उनको भी भरोसा नहीं होगा कि बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। और जब बीजेपी सत्ता में आती है तो आपको याद होगा कि नायब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लगाने में कितने दिन का वक्त लगा, क्योंकि यहाँ पर चाहे राव इंद्रजीत हो, चाहे नीलजीत हो या पार्टी के और बाकी नेता हो, लगातार सीएम पद को लेकर दावा ठोकते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो यहाँ पर वास्तव में बात सच है, कांग्रेस पार्टी की ये रणनीतिक हार है और जमीनी स्तर का जो माहौल है उसको पार्टी भापने में नाकाम रही। जमीनी स्तर का माहौल पार्टी भापने में नाकाम रही और जिसका खामियाजा ये बनना पड़ा कि तीसरी बार भी लगातार हरियाणा में विपक्ष में ही बैठकर यहाँ पर संतोष करना पड़ेगा। अमन जी, किसान आंदोलन हरियाणा पंजाब बॉर्डर की बात करें या यूपी दिल्ली बॉर्डर
की बात करें प्रगति परक है। जी। किसान हरियाणा के रास्ते जो है दिल्ली की ओर कूच करना चाहते हैं। राज्य सरकार ने साफ तौर पर ही कह दिया है कि जब तक केंद्र सरकार हमें निर्देश नहीं देगी, हरियाणा के रास्ते पंजाब के किसानों को दिल्ली कूच नहीं करने दिया जी। जाएगा। तो ये किसान आंदोलन और जिसको लेकर के जो 7 मांगे प्रमुख रूप से थी, 13 महीने तक जो यहाँ पर आंदोलन चला दिल्ली के बॉर्डर पर, आखिरकार किसानों का ये बड़ा मुद्दा कि आने वाले वक्त में यहाँ पर जो 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, 2025 में हाल ही में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होंगे, उसके बाद बिहार का विधानसभा चुनाव है, क्या कोई बड़ा इम्पैक्ट डाल पाएगा दूसरी बार का किसान आंदोलन? देखिए बिल्कुल देखिए अगर आप पूरे माहौल को गौर करें तो वही माहौल नजर आता है जिससे पहले जब किसान आंदोलन हो रहा था उस वक्त भी नजर आया। और जरा आप देखिए कि हरियाणा के अंदर किसान किस तरह नाराज थे बीजेपी से, यहाँ तक कि अनिल विज प्रचार प्रसार किए जाते हैं, उनको घेर लेते हैं, दूसरे चौटाला जाते हैं तो उनके जो चौपर से जाते हैं वो विमान उतरने ही नहीं दिया जाता है। मैं जो आपसे शुरू में कह रहा था कि जो माहौल लग रहा था वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लग रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को भी नहीं भुना पाई। अब जिस तरह से एक बार फिर किसान आंदोलन शुरू हुआ है और लगातार जो मांगे हैं वो फिर निकल के सामने आ रही है, तो ऐसे में बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को इन सब के लिए खड़ा होना चाहिए। ये वक्त है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने जब किसानों का साथ दिया था तो किसान भी कांग्रेस पार्टी के लिए निकल कर सामने आए। लेकिन जमीनी हकीकत को भांपने में कहीं ना कहीं कोई बड़ी चूक हुई है कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि देखिए हरियाणा या पंजाब या उत्तर प्रदेश ये तमाम जो राज्य हैं ये किसान बहुल राज्य कहे जाते हैं और इनमें हमेशा किसानों के लिए जो भी सरकार खड़ी हुई, आप देखिए जयंत चौधरी की बात करें पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों के नेता माने जाते हैं, दुष्यंत चौटाला की बात करें तो किसानों के लीडर के तौर पर वो सामने आए। लेकिन जिस तरह से 3 कानून निकल कर सामने आते हैं उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, फिर उनको उससे जाना पड़ता है तो सरकार जाना पड़ता है। तो ये कुल मिलाकर ऐसी स्थिति है कि किसानों के खिलाफ अगर आप खड़े होंगे तो जाहिर बात है कि आपको फिर जो सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। बीजेपी इस तरह से लगातार इस फिराक में थी कि भाई तमाम जो पुरानी हमसे गलतियां हुई हैं, तमाम जो पुरानी गिरी हुई है उसको मिटाया जाए, कहीं ना कहीं मिटाने में कामयाबी रही है। लेकिन एक बार फिर वही पूरा आंदोलन निकल कर सामने आ गया है कि राज्य सरकार कह रही है कि मुझे पर केंद्र का इशारा नहीं होगा, हम जाना नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर किसान जरूर ये बात सोच रहे होंगे कि अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर होती तो उनके पक्ष में एक माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता। आखिर छोटा सा सवाल रहेगा, छोटी सी प्रतिक्रिया लूंगा। सफीदों से विधायक रामकुमार गौतम मंत्री पद की लगातार मांग कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी को भी ये कहते हुए नजर आया कि यदि सबको सबका हक नहीं मिला तो आपकी छुट्टी हो सकती है। तो क्या रामकुमार गौतम दुष्यंत चौटाला से जिस तरीके से बागी तेवर अपनाते हुए नजर आएंगे, क्या नायब सिंह सैनी का भी वही असर होने वाला है? देखिए बिल्कुल देखिए आप पहले कहीं ना कहीं जो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनने के बाद अधिक मंत्री बनाकर फंसे हुए 14 मंत्री बना दिए। ऐसे में रामकुमार गौतम की बात करें जो लगातार अपने तेवर दिखा रहे हैं कि भाई उन्हें मंत्री बनाया जाना चाहिए था, उन्हें इस आज किस आधार पर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। ऐसे में उनकी जो बाकी चीजों को निकल कर सामने आया, जाहिर बात है नायब सिंह सैनी सरकार के लिए अगर इस तरह से लगातार बगावत होती रही, क्योंकि कई विधायक ऐसे हैं जो अभी भी असंतुष्ट दिखाई पड़ते हैं। देखिए अगर आप कहें कि बीजेपी पूर्ण रूप से बहुमत में है तो ये बात तो सही है, लेकिन बहुमत में इतने ज्यादा भी नंबर उनके पास नहीं है कि वो लीडर होकर बिल्कुल 3-4 विधायक का खेल। और यहाँ पर अगर ये विधायक यहाँ से वहां होते तो बीजेपी मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ सकती है। बीजेपी मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ सकती है। और क्या मुश्किलों में फंसाने का काम दादा रामकुमार गौतम करते हुए नजर आएंगे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की विधानसभा सत्र के दौरान जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वह गलत लोगों के साथ बैठे हैं, एक आदमी है और उनकी रगों में देशभक्त का खून मौजूद है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार किस तरीके से हरियाणा का सियासी संग्राम आगामी वक्त में थमता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।